चलिए नोट लिखना होगा जहां तक हुआ है वहां से आगे। नोट में लिखा जाए, नोट नंबर 1 लिखेंगे, जब C1 तथा C2 धारिता के, जब C1 तथा C2 धारिता के दो संधारित्र, जब C1 तथा C2 धारिता के दो संधारित्र, जब C1 तथा C2 धारिता के दो संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में, जब C1 तथा C2 धारिता के दो संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में, दो संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हो तो, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हो तो, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हो तो समतुल्य धारिता, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हो तो समतुल्य धारिता डैश दे दीजिए। और डायग्राम देखिए बालक, डायग्राम समझ आया। आपने बोला कि दो संधारित्र है जिसका धारिता C1 और C2 है, तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो देखिए, ये पहला संधारित्र हो गया और ये दूसरा संधारित्र हो गया, और इनका जो क्रम है ये श्रेणी क्रम है। अब दोनों को क्या करेंगे? बैटरी से जोड़ देंगे। बैटरी का चिन्ह क्या होता है? प्लस और माइनस। यहाँ पर विभवांतर ले लेंगे। विभवांतर को क्या कहा जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक प्लेट पर क्या रहता है? प्लस, दूसरे पर माइनस। एक पर प्लस, दूसरे पर माइनस। ये C1 है और ये C2 है। आपसे कहा गया कि दोनों को हटा के इनके बदले में एक ही संधारित्र लाना है। तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या बताया गया? याद है? आपने बोला 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो देखिए, इसका डायग्राम ये है। डायग्राम आपको बनाना नहीं है, केवल देखना है और समझना है, क्योंकि डायग्राम हो चुका है। तो हमसे केवल दो को जोड़ने के लिए बोला है। आपको ये भी बताया गया कि कैसे पहचानेंगे श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम है। तो आपको बताया गया था कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने का एक ही रास्ता होता है। तो अगर यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन चला तो यहाँ से होते हुए C1 से गुजरते हुए C2 से गुजरते हुए वापस माइनस के पास आएगा। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो याद रखेंगे, आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने का केवल एक ही रास्ता है। तो जब रास्ता एक ही रहे तो कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या समान होता है? श्रेणी क्रम में क्या समान होगा? तो आवेश समान होता है हर जगह, ठीक है। और क्या असमान होगा? विभव। विभव का मान क्या होता है? असमान होता है। ये याद है बालक? चलो, अब इनको जोड़ना है। तो बताइए जोड़ने का नियम क्या है? तो आप बोलेंगे सर एलसीएम ले लीजिएगा C1 C2 का। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? C1 इंटू C2। अब भाग दीजिए, इसमें C1 C1 कटेगा तो C2 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? C1। हमको ये बताइए कि हमको 1/C निकालना है कि केवल C निकालना है? केवल C निकालना है। तो गणित से चलिएगा तब तो तिरछा तिरछे गुना करके सीधा करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट आपको बताएंगे। पलट दीजिए दोनों तरफ, गुना नहीं करेंगे तिरछा तिरछे, डायरेक्ट पलटेंगे यहाँ पे। तो आप बोलेंगे सर पलटेंगे तो इधर ऊपर चल जाएगा। तो समतुल्य धारिता, इक्विवेलेंट को समतुल्य कहा जाता है। ये भी पलट दीजिए। कितना होगा? C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखिए, इस सूत्र की सहायता से दो संधारित्र के लिए डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, ये सूत्र हो गया। क्वेश्चन देखिए, हम कह दिए कि ई 6 माइक्रोफैराड का है और ये कह दिए कि 4 माइक्रोफैराड का है। तो हम लिखेंगे नहीं, दिमाग में सूत्र घूम रहा है कि C1 इंटू C2 ऊपर और C1 प्लस C2 नीचे।
तो एगो 6 है, एगो 4 है, तो 24 हो गया ऊपर, और नीचे होगा जोड़, तो 6 4 10, 24 बटा 10 2.4। समझ में आ रहा है? तो आप कहेंगे सर डायरेक्ट बताइए, तो डायरेक्ट सूत्र अभी आपको बताए हैं कि C1 इंटू C2 अब बटा में C1 प्लस C2 जोड़, इसको गुना कराइए, तो ये 6 है, 64 लिख दिए हैं, मैं इसको 6 कर लें। देखिए एक 6 है, तो ये होगा 6 गुने 4, आई 6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 24 बटा में 10। तो बताइए रिजल्ट कितना आ गया? 2.4 माइक्रो फैराड। लेकिन शर्त ये है कि ये केवल किसके लिए काम करेगा? 2 के लिए, 2 से ज्यादा के लिए काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। इसको यहां से हो गए, बन गए सबका। इधर क्वेश्चन लिखिए, बोला जाए, लिखेंगे माना कि 12 माइक्रो कूलम्ब, 12 माइक्रो फैराड लिख लीजिएगा। माना कि 12 माइक्रो फैराड तथा 8 माइक्रो फैराड के, माना कि 12 माइक्रो फैराड तथा 8 माइक्रो फैराड के दो संधारित्र, 12 माइक्रो फैराड तथा 8 माइक्रो फैराड के दो संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में, दो संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में, दो संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, दो संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, अतः समतुल्य धारिता का मान, अतः समतुल्य धारिता का मान ज्ञात करें। क्या हो गया? बोलो जी इधर। कौन नहीं छोड़ता? हम छोड़ दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, छोड़ जाओ, लॉक कर देना उसको, लॉक कर, जाओ तुम जा। हो गया बालक, समतुल्य धारिता ज्ञात करें। अब देखिए हम बना रहे हैं, क्वेश्चन में दो ही दिया हुआ है, तो डायग्राम अगर बनाना हो तो देखिए गिवन डाटा में डायग्राम के साथ देखिए, ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। इसका धारिता कितना है? 12 माइक्रोफैराड। इसका धारिता कितना है जी? 8 माइक्रोफैराड। अब कह रहा है कि दोनों को हटा के एक लेके आइए, तो बताइए दो के लिए अभी सूत्र बताए हैं, समतुल्य धारिता दो के लिए क्या सूत्र है? C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। डायरेक्ट गुना कराइए, 12 गुने 8 और 12 20 होता है ना जी। चलिए तो 96 और 20, तो 20 को 2 गुने 10 लिख देगा, देखो ना ये 20 होगा ना जी, तो 20 को 2 गुने 10 लिख दे। अब क्या होगा? पहले आधा कर दीजिए, तो ये 48 हो गया, अब बटा में 10, तो एक अंक पे 10 मान लो डाल दीजिए, कितना? तो 4.8 माइक्रोफैराड हो गया। आगे समतुल्य, तो याद रखेंगे केवल और केवल दो के लिए काम करेगा, दो से अधिक के लिए काम नहीं करेगा। ओनली फॉर 2। एक और दे दे, लेकिन इस बार दो के लिए नहीं देंगे, दो से अधिक के लिए देंगे, 3 के लिए देंगे। क्वेश्चन बोला जाए, लिखेंगे माना कि 2 माइक्रोफैराड
3 माइक्रोफेराड तथा 4 माइक्रोफेराड, माना कि 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड धारिता के 3 संधारित्र, धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में, धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। 3 संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, अतः समतुल्य धारिता का मान, ज्ञात करें। अतः समतुल्य धारिता का मान ज्ञात करें। चलिए डायग्राम लिखिए, पहले डायग्राम से इसको हल करेंगे। तो गिवन डाटा में संधारित्र कितना है जी? 3 है। 3 बनाइए। पहला संधारित्र हो गया, दूसरा संधारित्र हो गया और तीसरा संधारित्र हो गया। टर्मिनल कौन है? किनारा कौन है? बी। ये कौन है? ए। सबका वैल्यू बताइए। C1 बराबर 2 माइक्रोफेराड, C2 बराबर 3 माइक्रोफेराड, C3 बराबर 4 माइक्रोफेराड। क्रम कौन सा है? क्रम कैसे मालूम चला? एक ही रास्ता, एक जगह से दूसरे जगह जाने का। तो बताइए सूत्र क्या बताया गया है? 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3। यही है ना जी? तो यहाँ पर लिखेंगे 1/C इक्विवेलेंट 1/2, 1/3 और 1/4। अब बताइए 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा? 12। तो क्या यहाँ पे 12 लिख सकते हैं? अब जैसे एलसीएम का जोड़ा बनाते हैं, अब 12 में 2 से भाग दीजिए, 6, 6 एकम 6 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो ये 13/12 हो गया ना जी। चलिए इसको पलटना पड़ेगा। कारण क्या है कि हमको समतुल्य धारिता चाहिए। इसको दोनों तरफ पलटिए तो समतुल्य धारिता कितना? 12/13 माइक्रोफैराड हो गया। भाग लेना है तो दीजिए, नहीं तो यही आपका रिजल्ट हो गया। बोला? तो ये कब यूज करेंगे? जब कैपेसिटर 2 से अधिक रहेगा तब। जब 2 रहेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिए हैं, C1 × C2 बटा में C1 प्लस C2, डायरेक्ट बनाएंगे उसको। बन गया सबका? अच्छा, 2 के लिए डायरेक्ट हम दे रहे हैं, लिखना नहीं है, एकदम देख के और बता देना है रिजल्ट। हटा इसको हम। चलो जी, बताना हमको तो 2 और 5 कितना? 4 और 6 24/10, तो 2.4। 15 और 5 75/20। अब आधा कर लिया जाएगा, उसको कैलकुलेशन करना है। डायरेक्ट वाला समझ में आ रहा है? ऊपर गुना नीचे जोड़ बन जाएगा। ठीक, चलिए अब यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हमको पढ़ना है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हेडिंग देंगे, ये 2 नंबर में होगा। 1 नंबर में कौन था? श्रेणी क्रम। हेडिंग दिया जाए समांतर क्रम संयोजन।
और ये मत लिख लेना जी, सब आगे लिखना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, हो गया, बोला जाए। लिखेंगे लैंग्वेज, या लैंग्वेज लिखना होगा विभिन्न संधारित्रों को, लैंग्वेज लिखेंगे विभिन्न संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में, विभिन्न संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में कहा जाता है, विभिन्न संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में कहा जाता है, समांतर क्रम संयोजन में कहा जाता है जब उनके सिरों के बीच, जब उनके सिरों के बीच विभवांतर, जब उनके सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाए, जब उनके सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाए, विभवांतर आरोपित किया जाए तो प्रत्येक संधारित्र के परितः, तो प्रत्येक संधारित्र के परितः, तो प्रत्येक संधारित्र के परितः समान विभव, प्रत्येक संधारित्र के परितः समान विभव उत्पन्न हो, प्रत्येक संधारित्र के परितः समान विभव उत्पन्न हो, समान विभव उत्पन्न हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए समांतर क्रम संयोजन के लिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन के लिए, समांतर क्रम संयोजन के लिए। और बताइए समांतर क्रम में क्या असमान होगा और क्या समान होगा? याद है कल डायग्राम में आपको बताया गया था कि समांतर क्रम को पहचानिएगा कैसे, तरीका क्या है? तो देखिए वाला तरीका देखिए, ये बैटरी है और इस बैटरी से 3 कैपेसिटर जोड़ा गया, 1, 2 एंड 3 दिख रहा होगा। तो आप बोलेंगे सर ए से मतलब एक छोर से, ए प्लस वाले छोर से माइनस तक जाने का 3 गो रास्ता है। जब यहां से पहुंचे ए के पास तो देखेंगे 3 गो रास्ता हो गया। आप इधर से भी आ सकते हैं, आप बीच से भी आ सकते हैं और आप नीचे से भी आ सकते हैं। 3 रास्ता है, एक रास्ता नहीं है। तो जब एक छोर से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आने का एक से अधिक रास्ता होगा तो क्रम कौन सा होगा? अब इसमें समझना क्या है? समझना यह है इसमें विभव का मान समान होता है। अगर आप यहाँ पर 150 वोल्ट का बैटरी जोड़िएगा तो याद रखिएगा कि इस स्थिति में जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, इसमें बटाता नहीं। इसमें जितना वोल्टेज यहाँ रहेगा आपको 150 यहाँ, 150 यहाँ या 150 यहाँ, हर जगह 150 दिखाई देगा। इसीलिए घर का जो वायरिंग होता है समांतर क्रम में होता है। क्यों होता है? ताकि वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं हो। इस जो बल्ब जितना तेज जल रहा है उतना ही तेजू है, उतना ही तेजू है। अगर इसको श्रेणी में कर दिया जाए तो ये ज्यादा वोल्टेज देगा, वो कम देगा, वो और कम देगा, क्योंकि पहले इसको एनर्जी ज्यादा मिल जाएगा, उसको कम मिलेगा, उसको और कम मिलेगा। तो इसीलिए घर का जो वायरिंग करते हैं वो समांतर क्रम में करते हैं। कारण क्या है? सबको एकदम बराबर वोल्टेज मिलना चाहिए। ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में एक दोष है। श्रेणी क्रम में है कि एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा, पीछे वाला कोनो काम नहीं करेगा। लेकिन समांतर क्रम में है कि मान लीजिए कि रास्ता आपका टूट गया तो क्या दिक्कत है? दो रास्ता है, ये रास्ता टूट गया तो भी एक रास्ता है। तो इसमें याद रखेंगे, इसमें किसी विद्युतीय परिपथ के किसी खास रास्ते पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि इसमें रास्ता एक से क्या होता है? अधिक होता है। कोई दिक्कत? चलिए ये लिख लिए। इसमें क्या होगा? आवेश असमान और विभव समान
हो गया वाला, लिखो उसको नीचे वाले। आवेश क्या होगा? असमान। विभव क्या होगा? समान। क्या होगा? रुकने वाला नहीं हो गया जी। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे समतुल्य धारिता का, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए समतुल्य धारिता का व्यंजक, समतुल्य धारिता का व्यंजक और डैश दे दीजिए, डैश दे देंगे। तो बताइए संधारित्रों को जोड़ने के लिए एक से अधिक होना चाहिए। डायग्राम में देखिए हम कितना लिए, तो यहाँ पर 3 संधारित्र लिए हैं, C1, C2 और C3। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे माना कि C1, C2 तथा C3 धारिता के, माना कि C1, C2 तथा C3 धारिता के, C1, C2 तथा C3 धारिता के 3 संधारित्र, C1, C2 तथा C3 धारिता के 3 संधारित्र समांतर क्रम संयोजन में, 3 संधारित्र समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, जिनके सिरों के बीच, जिनके सिरों के बीच विभवांतर, जिनके सिरों के बीच विभवांतर भी है, जिनके सिरों के बीच विभवांतर भी है। देखिए ना हर जगह क्या दिख रहा है? भी दिख रहा है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी। डायग्राम बनाइए दोनों। अब डायग्राम में समझिएगा ई आपका कौन सा क्रम हुआ और समतुल्य धारिता, समतुल्य मतलब इन तीनों को हटा देना है और इसके बदले में एक ही धारिता लाना है। तो देखिए तीनों को हटा के एक ले लिए हैं, तो यही समतुल्य धारिता का व्यंजक हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा ध्यान समझिएगा, हमने बोला यहां से आवेश क्यों चला, जब यहां आवेश पहुंचा तो देखा कि रास्ता तो 3 है, तो कुछ ऊपर से जाएगा, कुछ बीच से आएगा और कुछ इधर से, लेकिन यहाँ आके फिर तीनों मिल जाएगा और मिल के क्या बना देगा? कैपिटल Q। तो याद रखेंगे कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने का एक से अधिक रास्ता है, ठीक है। तो आवेश का कुछ मात्रा ऊपर से भी आ सकता है, बीच से भी आ सकता है और नीचे से, लेकिन वोल्टेज हर जगह कितना होगा? तो VA होगा। दोनों डायग्राम बनाइए, फिगर A, फिगर B। इसमें आ रहा है दोनों डायग्राम देखो तो, नहीं आ रहा है? बनाइए दोनों डायग्राम।
हो गया। चलो जी, हो गया। इधर डायग्राम के नीचे लिखिए। तो इसमें दो डायग्राम है, इसमें अलग अलग है C1 C2, और यहाँ समतुल्य है। समतुल्य मतलब सबके तुलना में एक ही बोला जाए। लिखेंगे माना कि C1 C2 तथा C3, माना कि C1 C2 तथा C3 संधारित्र से C1 C2 संधारित्र से, जाना है ना, C1 C2 तथा C3 संधारित्र से प्रवाहित, C1 C2 तथा C3 संधारित्र से प्रवाहित आवेश का परिमाण, C1 C2 तथा C3 संधारित्र से प्रवाहित आवेश का परिमाण Q1 Q2 तथा Q3, आवेश का परिमाण Q1 Q2 तथा Q3 हो तो प्रवाहित आवेश का परिमाण Q1 Q2 तथा Q3 हो तो हम लिख सकते हैं कि प्रवाहित आवेश का परिमाण Q1 Q2 तथा Q3 हो तो हम लिख सकते हैं कि, अब क्या लिखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे वाला। तो देखो इधर आप बोलेंगे कि सर यही आवेश 3 भाग में टूटा है, याद है डायग्राम में, यही आवेश Q1 Q2 Q3 3 भाग में बट गया था और लास्ट में मिलके एक ही बन गया था। देखिए डायग्राम में कहा है, यहां तक Q पहुंचा ये वाला, और यहां से Q1 चला गया, इधर से Q2 और इधर से Q3, फिर यहाँ पे तीनों मिलेगा, कौन कौन, Q1 Q2 और Q3, और सब मिलके क्या बन जाएगा फिर, बात समझ में आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर सबको जोड़ दीजिएगा तो कॉलेज जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए तो Q1 Q2 और Q3। अब रुक जाइए, साथ साथ मत लिखो जी, साथ साथ लिखो मत, सुनो। आपको पढ़ाए हैं Q इक्वल टू C होता है, तो यहाँ Q1 के जगह C1 V1 होना चाहिए, C2 V2 होना चाहिए और C3 V3। लेकिन आप बोलेंगे विभव का मान क्या है, एक समान, तो V1 V2 लिखेंगे नहीं, सब जगह V लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, विभव का मान सबके लिए क्या है, समान। तो सब V हो गया। अब V को बाहर निकाल लीजिए, जब V बाहर आएगा तो कौन बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, समीकरण 1 लिखिए। अब हो गया सबका। ये समीकरण है, पहला चित्र के लिए है कि दूसरा चित्र के लिए, पहला के लिए। चलिए इसके नीचे लिखना होगा, लिखेंगे यदि समतुल्य संधारित्र के लिए, यदि समतुल्य संधारित्र के लिए धारिता
यदि समतुल्य संधारित्र के लिए धारिता C इक्विवेलेंट हो तो, देखिए सामने लिखे हैं, यदि समतुल्य संधारित्र के लिए धारिता C इक्विवेलेंट हो तो, अच्छा इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? समतुल्य, बताए थे ना कल। हो तो डैश दे दीजिए और देखिए क्या लिखे हैं। लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, Q बराबर C भी होता है। अब बताइए, इसको हटा दे रहे हैं तो लिखवा दिए। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 का LHS बराबर है, यहाँ भी Q बराबर आया है और यहाँ भी Q बराबर आया है, तो RHS बराबर कर दीजिए। तो ये कितना हो गया? C इक्विवेलेंट, इतना बता दे रहे हैं कर। देखिए बालक, दोनों का LHS बराबर है, तो बराबर है तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, यहां लिखेंगे समीकरण कहां से? तो 1 तथा 2 से। अब दोनों में आप देख लीजिए LHS बराबर है, तो LHS बराबर है तो RHS बराबर कर देंगे। इक्विवेलेंट इनटू V, इसमें V था और ब्रैकेट में कितना था? C1 प्लस C2 प्लस C3। कुछ कट रहा है क्या? यहाँ V से V कट गया तो रिजल्ट में क्या बचेगा? C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस, अच्छा इसको n तक ले सकते हैं क्या? तो क्या हो जाएगा? Cn, समीकरण नंबर 3 लिख लें। क्या बचता है? तुम आ गया का जी? हो रहा है कोई? हो गया सबका? 3 तक लिख लिए? बोला जाए, लिखेंगे समीकरण 3 संधारित्रों के, समीकरण 3 संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के लिए, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के लिए, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के लिए समतुल्य धारिता का, समांतर क्रम संयोजन के लिए समतुल्य धारिता का आवश्यक व्यंजक है, समतुल्य धारिता का आवश्यक व्यंजक है, आवश्यक व्यंजक है। आप बोल रहे हैं, नहीं सुना? हो गया बालक? तो बस ये जो रहा ये आपका समांतर क्रम संयोजन के लिए हो गया। तो इसमें ऑब्जेक्टिव 2 ही है, याद रखिएगा। पहला पूछा जाएगा कि आवेश का मान क्या होगा, तो एक समान। विभव का मान, आवेश का मान क्या होगा? असमान। विभव का मान क्या होगा? एक समान। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए रास्ता 1 से अधिक होगा, याद रहेगा। बस यही रोकते हैं, इसका क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे।